दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। और आज डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। दोस्तों हम आज एटॉमिक फिजिक्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी फिजिक्स के अंदर दे रखा है सॉल्यूशन की सबके सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक आता है इसमें एटम किसको बोलते हैं। तो दोस्तों एटम वह छोटा सा छोटा पार्टिकल होता है जो आगे डिवाइड नहीं होगा। ये वो पार्टिकल होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये ऐसा पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग माना गया था, लेकिन एटम आज के अकॉर्डिंग टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। और भी छोटे इससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ये ब्रेक हो जाता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स में आए जाते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल हैं। सबसे ज्यादा यूज इनका ही होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन ये एटम वह पार्टिकल होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब ये है कि ये कंपाउंड बनाकर ही रहेगा। दो या दो से अधिक एटम मिलकर ही एक कंपाउंड बनाते हैं। तो या तो मॉलिक्यूलर अवस्था में पाया जाएगा या फिर ये किसी भी अपने पर्टिकुलर स्टेबल स्टेट में पाया जाएगा। जिसकी बात कर रहे हैं एटम की। तो एटम क्या होता है दोस्तों, मैं एटम का आपको डायग्राम दिखा देता हूं। एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो सारा का सारा एटम का वेट होता है, मास होता है, वो सारा का सारा न्यूक्लियस पर ही होता है। अब न्यूक्लियस किसको कहते हैं। तो न्यूक्लियस उसी को कहेंगे जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह के एटम की स्ट्रक्चर है। तो एटम को जो माना गया है लगभग गोलाकार माना गया है, जिसके न्यूक्लियस पे सारा का सारा इसका मास होता है। और जो बाहरी कक्षा में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मास होता है और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरा का पूरा विद्युत का उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। कौन? एटम की बात कर रहे हैं। अब एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर पाया जाएगा चार्ज या न्यूट्रॉन के ऊपर। तो दोस्तों जितना इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है उतना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता है। अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उन पर उतना ही चार्ज पाया जाएगा, लेकिन प्लस का, जितना इलेक्ट्रॉनों के पास चार्ज होगा। अगर सपोज दैट किसी एटम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उन पर हो गया प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। लेकिन ये चार्ज की जो प्रकृति होगी निगेटिव होगी। अब अंदर भी +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पाया जाएगा, लेकिन यहाँ चार्ज जो होगा न्यूक्लियस के ऊपर वो होगा पॉजिटिव। लेकिन होगा किसका? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसका उल्टा। तो इसलिए विद्युत का उदासीन माना जाता है। क्या एटम की बात कर रहे हैं तो एटम विद्युत का उदासीन माना जाता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। अब देख लेते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर एटम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है एटम के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपको जो सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और जो बाहरी कक्षा में देखो ये बॉल्स की तरह मूव कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है उतना ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों ये है एटम की स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं दोस्तों। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम के तो वो हैं कुछ ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इनकी खोजें इंपॉर्टेंट है। इनके मास आपको भले ही याद ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पाया जाता है एटम के अंदर और इसकी खोज किसने की। तो ये खोजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटॉन होता है इसको पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो इस पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट बराबर होता है, लेकिन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। तभी तो न्यूक्लियस हमारा न्यूट्रल होता है ना पूरी तरह से। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने खोज की थी किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। आगे देखते हैं। पीजी से याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो पीजी, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने।
अगला न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ईंट पर नाच के बारे में आपने सुना ही होगा, तो न्यूट्रॉन की खोज की किसने? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी। थॉमसन और थॉमसन भी कहा जाता है इनको, थॉमसन इंग्लिश में थॉमसन लिखते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो पाया जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का, और प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज पाया जाता है पॉजिटिव। इसीलिए प्लस माइनस मिलकर पूरा का पूरा एटम उदासीन बना देते हैं। अब रही मास की बात, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है डिजिट में, इधर 2 है इधर 5 है। तो जो भारी वाला है वो है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, और थोड़ा हल्का जो है वो है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन इन सबसे हल्का होता है, और इसकी जो पावर होती है 10⁻31 के रूप में चलती है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की -27 में। और 9.1 इंटू 10⁻31 होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का वेट। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। वो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में डिस्कस किया। अब जैसे कि पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन भी एक एंटी कण है, एंटी पार्टिकल है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता उसके अपोजिट चार्ज पाया जाता है पॉजिट्रॉन पे। तो ये जो है एंटी कण है। किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण। 4 ऑप्शन दे देगा किसको कहते हैं, तो उसमें पॉजिट्रॉन है। अब न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर कोई मास भी नहीं होता है, इस पर कोई आवेश भी नहीं होता, और इसकी खोज करता जो है वो है पाउली, और पॉजिट्रॉन के हैं एंडरसन। पॉजिट्रॉन के हैं एंडरसन। PS याद कर लीजिएगा, पॉजिट्रॉन के हैं एंडरसन। ठीक है, आगे चलते हैं। पाई मेसोन की खोज होती युकावा ने की थी, और ये बहुत कम टाइम के लिए, इनका जीवन काल बहुत कम टाइम का होता है पाई मेसोन का। और फोटोन तो आप जानते हैं, आइंस्टाइन ने कहा था कि जितनी भी एनर्जी होती है वो एक छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, जिनको फोटोन कहते हैं। तो ये इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आइए, आइंस्टाइन ने बताया था। अब चलते हैं आगे को, कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैथोड किरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको अब जो नीचे को आने वाला है पूरा का पूरा कैथोड रेज के ऊपर आने वाला है। मैं आपको कैथोड रेज बिल्कुल एकदम अच्छे से बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मेरे पास एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कैथोड रे का डायग्राम है, और कैथोड रे इन चारों डायग्राम के अंदर कैथोड रे आपको खुद देख सकते हैं कि कैथोड रे किस तरह से निकलेंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या है कैथोड रे, किस तरह से निकलती है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया यहाँ पर, और इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेटर लगा दिया। हाई वोल्टेज दे दिए, बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिए मैंने ये। अब बहुत ज्यादा वोल्टेज देने की वजह से इस नलिका के अंदर, इस कांच की नलिका के अंदर से सारी की सारी गैस मैंने बाहर निकाल दी, और इसमें कर दिया वैक्यूम, और प्रेशर हो गया बहुत ज्यादा कम। तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम है, और यहाँ प्रेशर के साथ साथ यहाँ गैस भी नहीं है, गैस भी बहुत ज्यादा कम है। और ये जो है इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इनके दोनों तरफ लगा दिया क्या, पोटेंशियल, बहुत हाई पोटेंशियल लगा दिया, हाई वोल्टेज लगा दिए। निगेटिव वाली साइड निगेटिव से अटैच कर दी, पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव से अटैच कर दी। अब ऐसा करने पर होता क्या है, होता यह है दोस्तों, कुछ देर बाद इस कैथोड वाली साइड से, क्योंकि कैथोड वाली साइड पूरी निगेटिव है और ये साइड पूरी पॉजिटिव है, तो इस निगेटिव वाले में से पॉजिटिव की तरफ को कुछ पार्टिकल्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं, एक रोशनी के रूप में। कुछ पार्टिकल चलने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ रोशनी के रूप में, और ये किरण पुंज ही कहलाते हैं कैथोड रे। और ये किरण पुंज कुछ और नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों की एक रेखा है। ये इलेक्ट्रॉन एक रेखीय पाथ को बनाते हुए चलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कैथोड रे। और जब कैथोड रे ये जब इस साइड में पड़ती है ना, तो ये ग्रीन ग्लो के साथ चमकती है, ग्रीन ग्लो के साथ ये चमकती है, तो इसको बोलते हैं कैथोड रे। अब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है, तो कैथोड रे की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये है कि ये निगेटिव वाली प्लेट से निकलती है और पॉजिटिव वाली प्लेट पर चली जाती है। अब दिमाग में ये आ सकता है कि निगेटिव से ही क्यों निकली। दोस्तों यहाँ निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है इस प्लेट पर, और यहाँ पर पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, निगेटिव वाले को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है, चूंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के पास मास होता है, तो एक तरह से ये अपना मैकेनिकल इफेक्ट जरूर दिखाएंगे, ये यांत्रिक प्रभाव दिखाएंगे।
तो इनके पास फोर्स भी होता है। अगर मैं कोई चीज बीच में रख दूं, लाइक ऐसा अगर मैं फैन रख देता हूं बीच में, तो ये फैन को घुमा देंगे, ये रेज जो है इसको घुमा देंगे फैन को। तो इनके पास जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ जिस तरह से मेरे पास अगर ये है तो कैथोड रेज निकल कर आ रही हैं, और ये है एनोड की मेटल जिसका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये जो है शैडो भी बनाती हैं, इसकी शैडो भी बनाती हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज ये एक तरह की लाइट के रूप में निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होते हैं ये, जिनके पास अपनी एक मैकेनिकल पावर होती है। दोस्तों एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो ये किरण पुंज मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता, तो ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ को झुकते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमने देखा है कैथोड रेज पर। तो कैथोड रेज तो इस तरह से निकलती हैं कि हमने एक बार और देख लीजिए, हमने एक बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया, दो प्लेट रख दी, एक को पॉजिटिव बनाया और एक को नेगेटिव बनाया। तो पॉजिटिव वाले से जो है, पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया है, जबकि नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से, और ये मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करती हैं, ये मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करती हैं। अगर आप कोई फैन वगैरह रख देंगे इसके मार्ग में तो फैन घूमना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज है। ये मैं आपको बता चुका हूं। कैथोड किरणों को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत इंडक्शन कॉइल होती है। इंडक्शन कॉइल क्या होती है दोस्तों? ये लो वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है, जैसा कि हमें चाहिए होता है। अब कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और ये सीधी रेखा में चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका इफेक्ट पता चलता है हमें, रोशनी जो होती है वो इफेक्ट है इनका। किरण पुंज तो नहीं दिखता, लेकिन उनका इफेक्ट दिखता। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोड से कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। आप समझ गए होंगे, कैथोड इधर लग रहा था तो इधर से इधर को जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 गुना होता है, तो बहुत कम होता है। मतलब कहने की बात ये है। आगे देखते हैं, मतलब बहुत कम, मतलब ये है कि प्रकाश के वेग से थोड़ा सा ही कम होता है। 1/10 हिस्सा ले लीजिए प्रकाश के वेग का, उसके बराबर होता है, तो काफी अधिक हो गया ये किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। हमने देखा था ना वो कोने वाला डायग्राम, जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये विक्षेपित हो गई थी। ये गैसों को आयनीकृत कर देती हैं एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती हैं। ऊष्मीय प्रभाव दिखलाने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कैथोड किरणों के मार्ग में हाई मेल्टिंग पॉइंट का अगर कोई मेटल रख दो, तो मेटल से टकराने के बाद ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये क्या करती हैं? एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अब ये है, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन में गिरती हैं, तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा है। दोस्तों ये रहा इसका डायग्राम। इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक कैथोड है और ये एनोड है। ये एनोड का काम करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज इस पर आगे गिरते हैं, किस पर? एनोड पर, और एनोड से टकराकर बाहर निकलते हैं, तो ये एक्स किरणों के रूप में निकलते हैं। तो ये था सिस्टम एक्स किरणें पैदा करने का। अगली प्रॉपर्टी है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। वो जो होती है फोटोग्राफिक प्लेट होती है ब्लैक कलर की, उसको प्रभावित कर देती है। उसमें स्पॉट आ जाते हैं। अगर आप उसको बीच में रख दोगे तो उसमें स्पॉट आ जाएंगे कैथोड किरणों के। इसकी भेदन क्षमता कम होती है। ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। ये चादर को पार कर जाएगी पूरी। अगर बहुत ज्यादा पतली चादर होगी अगर धातु की, तो उसमें से पार हो जाएगी। कैथोड किरणें जब किसी विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं, तो उसका रास्ता परवलयकार होता है। ये आपने देख लिया होगा डायग्राम से। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं, तो इसका रास्ता परवलयकार होता है। जो रास्ता चेंज हुआ था, कुछ इस तरह से हो गया था, तो वो इन्हीं की वजह से हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक, धनात्मक किरणें।
धनात्मक किरणें किनको बोलते हैं? धनात्मक किरणें पॉजिटिव और कैनाल रेज। तो दोस्तों इसका भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने जो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया है, तो कैथोड रेज में आपने कैथोड को कैसे लिया? एक प्लेट के रूप में लिया। अब एक काम कीजिएगा, कैथोड को आप जो है छिद्र वाला कैथोड लीजिए जिसके अंदर छिद्र हो। ऐसा कैथोड यूज कीजिए जिसके अंदर छिद्र हो। छिद्र होने का ये फायदा होगा, इसको बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। इसमें क्या होगा, चूंकि अभी हमने ये देखा कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के रूप में एनोड तक पहुंचे, तो हो सकता है कि एनोड से भी कुछ आ रहा हो कैथोड की तरफ को। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैथोड पे इसके छिद्र वाला कैथोड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। अब देख लेते हैं इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये है परफोरेटेड कैथोड जिसके अंदर छिद्र युक्त आपने कैथोड यूज किया है। अब परफोरेटेड कैथोड के ऊपर जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पुंज, तो कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, कैथोड से आएंगे एनोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनोड से भी तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो वो एनोड से पॉजिटिव चार्ज आता है और इन परफोरेटेड कैथोड के अंदर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही इस कैथोड के छिद्र युक्त कैथोड से बाहर निकलता है, तो ये एक रेड ग्लो के साथ चमकता है इस सिरे पर, और ये जो है फिर इससे पता लगता है कि ये भी कोई ना कोई किरण पुंज है, ये भी कोई ना कोई किरणें हैं जो हमें पीछे दिखाई दे रही हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों एनोड रेज। एनोड रेज देखते हैं, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेम ही है जैसा कि आपने अभी कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट किया था। पूरी की पूरी उसके अंदर से वैक्यूम बना दी गई थी और हमने कैथोड एनोड लगा दिया था और हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। सेम वैसा ही है, लेकिन इस बार परफोरेटेड कैथोड हम यूज करेंगे। ऐसा करने से इस कैथोड के अंदर से, चूंकि ये परफोरेटेड है तो इसके अंदर छिद्र है, तो छिद्र का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ रेज बाहर को निकलेगी, तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज। देखते हैं स्टडी के ऊपर। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किरणें धनावेशित होती हैं, बिल्कुल पॉजिटिव होती हैं, और ये जो है ल्यूमिनस पैदा करती है, मतलब चमक पैदा करती है किसी तरह की, और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही विक्षेपित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं डायोड वाल्व के बारे में। दोस्तों डायोड वाल्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, और डायोड वाल्व को हम जो यूज करते हैं इसको एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर यूज करते हैं रिजुकारी। अब ये क्या होता है, अर्थात इसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? डायोड वाल्व के द्वारा हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। ऐसे ही ट्रायोड वाल्व होता है, ट्रायोड के अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, डायोड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसका भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आपको याद करना है कि ली डी फोरेस्ट ने इसकी खोज की थी, और इसका यूज जो है वो एज ए एम्पलीफायर, एज ए ऑसिलेटर और जी ट्रांसमीटर, डिटेक्टर, इसके लिए आपको यूज करना है। ऑक्सीलेटर आपको समझते ही होंगे, जो ऑक्सीलेशन वगैरह होते हैं, दोलन करता है, कोई भी दोलित्र होते हैं, ऑक्सीलेटर के रूप में आप इसको यूज करते हैं। ट्रांसमीटर के रूप में आप इसको यूज करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए आप कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। और एम्पलीफायर का मतलब आप समझते हैं किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। सपोज दैट ये कोई वेव है, इसको एम्पलीफायर के लिए की तरह यूज करूंगा तो इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा वेव का कुछ इस तरह से। तो एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और ट्रांसमीटर के साथ में आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब सूचकांक के रूप में किसी चीज की सूचना देने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं दोस्तों? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक से तो कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। और ये एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन वाली फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। ज्यादातर कार्बन की फैमिली के अंदर इनको आप देख सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के सब ये जो है जितने भी हैं ये सब के सब अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं।
अब क्या होता है दोस्तों, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैसे होते हैं? जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें कहते हैं निज अर्धचालक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। मतलब क्या है, इंट्रिंसिक जो होते हैं ये प्योर अवस्था में होते हैं अपनी, और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं इसमें आप कोई ना कोई इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। इम्प्यूरिटी किसकी मिलाएंगे? दूसरे एलिमेंटों की इम्प्यूरिटी मिला के इसको चेंज करते हैं। जो इंट्रिंसिक वाला है उसको चेंज करते हैं एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए मुझे एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप को बनाने के लिए एन टाइप के बनाने के लिए मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलाना होगा जो जिसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बंध बनाने से रह जाए। जाहिर सी बात है, जब मैं कोई एटम मिलाऊंगा तो वो बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा एलिमेंट मिलाऊं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसे बोलेंगे निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा निगेटिव। तो मुझे ऐसा करने के लिए, चूंकि कार्बन फैमिली जो होती है उनकी सबकी जो होती है वैलेंसी वो होती है 4, तो मुझे 4 से ज्यादा वाली वैलेंसी का एटम मिलाना होगा। तो 4 से ज्यादा वाली वैलेंसी है कार्बन के बराबर में आती है नाइट्रोजन फैमिली, तो मुझे नाइट्रोजन फैमिली का ही कोई ना कोई एलिमेंट मिलाना होगा। जैसे कि आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक मिला दी जाऊं तो पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर, ऐसा जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो ऐसा एलिमेंट मिलाएंगे जिसकी वैलेंसी 5 हो, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचेंगे उसको बोलेंगे एन टाइप। और अगर मैंने 4 से कम वाला मिला दिया तो उसको बोलेंगे पी टाइप। ऐसे क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखाई देगा ऐसे, जैसे कि एल्यूमिनियम। पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब डोपिंग क्या होती है? डोपिंग यही होती है जो मैंने इम्प्यूरिटी मिलाई है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, अगर मैंने एन टाइप बनाने के में या पी टाइप बनाने के लिए जो इम्प्यूरिटी मिलाई है इसको बोलते हैं डोपिंग। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर और इस सेमीकंडक्टर के अंदर कि सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और हीट के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए एक बार तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जबकि नेचुरल कंडक्टर्स जो होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया या फिर आयरन हो गया या और भी स्टील वगैरह, सोना, जितने भी ये मेटल्स हैं कंडक्टर हैं, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इनकी कंडक्टिविटी घटानी है तो इन्हें गर्म कर दिया जाए। अगर मुझे एल्यूमिनियम कॉपर की कंडक्टिविटी घटानी है तो मुझे क्या करना होगा? इनको गर्म करना होगा, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि गर्म होने के बाद इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। आपने सुना ही होगा कि वायरिंग हीट हो गई या फिर वायरिंग कम हो गई, या फिर ट्रांसफॉर्मर जो है वो हीट हो गया, इसको कूल करने के लिए उसके अंदर लिक्विड डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? वो इसलिए क्योंकि हीट होने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक तरह से रुक जाता है। दोस्तों तो ये था इसके बारे में, आगे चलते हैं। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं इसमें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? कुछ मटेरियल ऐसे पाए जाते हैं कुदरत के अंदर जिनका टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो उनकी रेसिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग पदार्थ। और इसकी खोज जो की थी वो ओन्स के द्वारा हुई थी। केमरलिन ओन्स ने इसकी खोज की थी सुपर कंडक्टिविटी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजिक्स के अंदर। और ऐसे मटेरियल को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, अति चालक। 4.2 केल्विन मतलब -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा अति चालक बन जाता है। लेकिन दोस्तों इतना कम टेम्परेचर प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस अर्थ पर। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। सुपर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। कंडक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारा मोटिव यही रहता है कि किसी भी पदार्थ की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए और इसका रेजिस्टेंस घट जाए।
अगर रेजिस्टेंस ही शून्य हो जाएगा तो हमें तो फिर ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है ना कि रेजिस्टेंस कम हो, ताकि हमारी पावर को सेव करे। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको सेव करे, तो इसके लिए हमें ऐसे मटेरियल यूज करने होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा हो जाती है और रेजिस्टिविटी घट जाती है, प्रतिरोध घट जाता है। तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। दोस्तों कुछ होते हैं पीजो मटेरियल, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया। पीजो मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके दो सिरे, मतलब सपोज दैट अगर 4 सिरे हैं, अगर मेरे पास कोई इस तरह का है, स्क्वायर शेप का है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं, डायग्राम से ही समझ आएगा। स्क्वायर शेप का है और मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूं, तो ऊपर से प्रेशर लगाने के बाद, और जमीन पर रखा हुआ है, तो ऊपर से प्रेशर लगाने के बाद होगा क्या दोस्तों, होगा ये जो इसके अपोजिट साइड है, ये वाली साइड हो गई, इसके अपोजिट साइड ये वाली हो गई, और ये वाली हो गई, और ये पीछे वाली हो गई। इन साइडों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ऊपर प्रेशर लगाने से उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट चार्ज आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं पीजो पदार्थ। जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। तो दोस्तों इसमें अतिचालक के बारे में और पढ़ लेते हैं। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले जाते हैं, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बलरेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी सुपर कंडक्टर होते हैं, जब वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो उसके अगर बाहर में कोई मैग्नेट रख दूं, तो वो मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी। 1991 में हुई थी अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मटेरियल अगर हमें मिल जाए जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो और रेजिस्टिविटी बिल्कुल शून्य हो, तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर जो हीट में वेस्ट हो जाती है सारी की सारी बच जाएगी और कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा होने स्टार्ट हो जाएगा। उसी एनर्जी को हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।